मतलब आज की तारीख में अगर बात करें इंडियन टैक्स पेयर सिस्टम जितने भी टैक्स दे रहे हैं, जो अगर 7 करोड़ रुपए लगा रहा है अगर एक नंबर में, तो नहीं चढ़ाएगा ना, वो तो लग्जरी के लिए ही लेगा उसको। आपको हैरानी होगी सर सुन के, हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी पैसिव मार्केट है फ्रॉम लग्जरी मार्केट। लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए वास्तव में रियल एस्टेट आज भी एक गुड ऑप्शन है, या फिर गोल्ड और सिल्वर में पैसा लगा दे तो बेटर है? कि आपको गोल्ड खरीदने के लिए लोन मिलता है। गोल्ड खरीदने के लिए लोन नहीं मिलेगा, लोन किसके लिए मिलता है? प्रॉपर्टी के लिए। आज की डेट में जो ट्रस्ट करती है वो रियल एस्टेट को प्रेफर करती है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। ब्रोकर्स के थ्रू काम नहीं करते हो, पूरा CRM ERP सब सेल्स मार्केटिंग ऑपरेशन सब आपके हाथ में है। आपको पता होगा कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, CEO, CFO, MDs, सुपर कार्स में घूम रहे हैं। जो एम्प्लॉइज के बारे में शायद आपने ज्यादा सुना नहीं होगा कि एम्प्लॉइज क्या कर रहे हैं। तो दुबई में इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा प्रॉफिट होता है और इंडिया में इन्वेस्टमेंट करोगे तो ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। क्या पर्सपेक्टिव है इसके पीछे? दुबई आपको सिटीजनशिप नहीं देता है। इंडियंस गए हैं जिन्होंने वहाँ बिजनेस सेटअप किए हैं, एंड बिजनेस सेटअप करने के बाद दे हैड सम प्रॉब्लम विद द गवर्नमेंट और उनके पूरे बिजनेस एक दिन के अंदर खत्म कर दिए गए हैं। आप इंडिया में तो आप मोदी जी को कुछ भी बोल सकते हैं, सड़क पे खड़े होकर, वहाँ पे नहीं बोल सकते हैं। आपने बोला, आप एक दिन के अंदर खत्म। कुशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स जिम में। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया अभिषेक जी, एंड थैंक्स फॉर कॉलिंग मी हियर। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं विद दिस द फाउंडर्स ड्रीम। आई हैव सीन लॉट ऑफ योर पॉडकास्ट, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब एंड आई एम ग्लैड टू बी हियर सिटिंग नेक्स्ट टू यू। एंड आपके ज़रिए मेरी वॉइस विल गो टू द मास, टू द व्यूअर्स जो द फाउंडर्स ड्रीम को फॉलो करते हैं, आपको फॉलो करता है। एंड प्रॉब्ली वी टू बोथ कैन मेक दिस पॉडकास्ट हैपनिंग। बढ़िया पॉडकास्ट बनाने की कोशिश करेंगे सर। लोगों को वैल्यू देनी है, लोगों को समझाना चाहिए। जिसको कुछ कभी कोई किसी चीज़ में अटक जाता है तो शायद पॉडकास्ट देख के आगे बढ़ जाए। और फाउंडर्स टीम की शुरुआत मैंने इसलिए करी थी कि जितने भी फाउंडर्स हैं वो सारे फाउंडर्स बाहर निकल के आए और अपनी बात बताएं कि हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्योंकि मार्केट का सिनेरियो चेंज हो रहा है। पहले एक समय था जहाँ पे एक बिजनेसमैन आता था, अपना बिजनेस बनाता था, पीछे रहता था सब कुछ, किसी को पता नहीं चलता था किसने प्रोडक्ट बनाया, क्या प्रोडक्ट बनाया। पर आज का दौर है, कुछ अलग दौर है। वहाँ पे हर एक कंज्यूमर जानना चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट का जो ओरिजिन है, जो सोच है, वो कहाँ से आई है। तो इस वजह से मैंने फाउंडर्स जिम की शुरुआत करी होगी, ताकि कोई भी टाइप करे XYZ ब्रांड और उनका फाउंडर, द फाउंडर्स जिम का पॉडकास्ट आए, वो सारी चीज़ें सुन ले। अगर उनको ट्रस्ट आता है तो वो चीज़ों पे आगे बढ़े। बहुत बड़ी इनिशिएटिव है सर, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। और ये सी दिस इज़ द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। आज की डेट में शॉर्क टैंक आया था, उसने फाउंडर्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए रिवोल्यूशन खड़ा कर दिया। दो इट हैज़ बीन इट इज़ अ कॉपी ऑफ व्हाट इज़ बीइंग हैपनिंग इन US, but right now with your this founder's dream, you're doing a wonderful job, and I hope I give my best to your podcast and I'll be able to answer all your questions. रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आपने अपने कदम बढ़ाए सर। आज से 10-15 साल पहले आपने सोचा होगा कि मैं एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जाऊंगा और लोगों को घर दूंगा। ये सपने की शुरुआत कैसे हुई? मतलब आप क्यों चाहते थे कि लोगों को घर आप दें? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर। एक्चुअली बचपन से ना मेरे पेरेंट्स मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे। बना मैं MBA, मैंने आई एम एन IMT ग्रेजुएट MBA। सो उसके बाद मुझे इंटरेस्ट आ गया कंप्यूटर्स में। सो मुझे लगा कि फिल्म मेकिंग एंड ऑल ये बहुत ही ग्लैमरस इंडस्ट्री है, यू नो आई कैन डू वंडर्स। तो मैंने कुछ टेक्निकल वोकेशनल कोर्सेज भी साथ साथ अपने ग्रेजुएशन, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ किए। उसके बाद मेरे अंदर था बिजनेस ब्लड, बिकॉज माई फादर वॉज अ बिजनेस मैन। तो ही यूज्ड टू डू इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, he used to export a lot of items abroad. Correct. So बिजनेस ब्लड था, तो मुझे लगा नहीं यार, अब एजुकेशन फील्ड के अंदर जाना चाहिए। एजुकेशन अच्छा लग रहा है, मतलब समझ में आ रहा है कि यू नो इफ वी कैन गिव एजुकेशन टू पीपल, एक नोबल जॉब भी है, बिजनेस भी अच्छा है, बिकॉज एजुकेशन एक ऐसी मार्केट है जो कभी डाउन नहीं जा सकती है। बच्चों को पढ़ना है और आपको पढ़ाना है। सो आई स्टार्टेड माई फर्स्ट एजुकेशन बिजनेस। आई एम स्टिल अ बिजनेस पार्टनर विद एप्टिक। सो हमने अरीना एनिमेशन का एक इंटरनेशनल ब्रांड है। करेक्ट। सो मैंने उसकी फ्रेंचाइजीज ओपन करी। हमने फर्स्ट ईयर में फोड़ दिया। मतलब इंडिया में अराउंड 153 कैंपसेस होते थे, तो हमने फर्स्ट ईयर में टॉप 7 में आ गए, फर्स्ट ईयर में। तो माई रोल, मेरा हमेशा जो रोल रहता था इज़ टू टॉक टू पीपल, टॉक टू पेरेंट्स। क्योंकि आप अपने बिजनेस में जब भी आप कोई काम करते हो, उसमें सबसे बड़े नौकर आप होते हो। यू आर द फर्स्ट एम्प्लॉय ऑफ ए बिजनेस। तो जब आप अपने एम्प्लॉय फर्स्ट, तो मैं ऐसा नहीं कि काउंसलर रखी है, वही काम कर रही है एंड शी इज़ द वन हू इज़ एजुकेटिंग एवरीवन। आई एम विद हर। मुझे अपना टैलेंट पता चलेगा, मुझे अपने अप स्किल्स पता चलेंगी। सो आई यूज्ड टू डू अ लॉट। देन इवेंचुअली एजुकेशन इज स्टिल गोइंग ऑन। अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई मुझे समवन पिच्ड मी अ प्रॉपर्टी
तो अपने प्रॉपर्टी में मेरा इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं था, तो दे ऑफर्ड मी अ प्रॉपर्टी। मैंने प्रॉपर्टी के अंदर आई वाज बाइंग माई सेल्फ, तो उस टाइम पे मेरा इंटरेस्ट आया कि मैं उस रियल एस्टेट को समझूं, एंड आई स्टार्ट रिसर्चिंग अबाउट प्रॉपर्टी। तो फिर बहुत सारी चीज़ समझ में आई, मुझे पता चला कि दुनिया के अंदर कुछ भी जनरेट कर सकते हो, लेकिन आप लैंड जनरेट नहीं कर सकते हो। आज की डेट में आप लैब ग्रोन डायमंड्स भी जनरेट कर सकते हो, पहले डायमंड्स जनरेट नहीं होते थे, आज लैब ग्रोन डायमंड्स भी जनरेट कर सकते हो, लेकिन लैंड जनरेट नहीं कर सकते हो। और आने वाले टाइम में इस लैंड की इतनी स्कैरसिटी हो जाएगी दैट पीपल, जिसके पास ज़मीन है वो राजा होगा, सिंपल सिर्फ विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन। सी आज की डेट में 1.47 बिलियन पॉपुलेशन है इंडिया की, and the way it is growing, the population it is growing, the scarcity of land will be there if I talk about the country like India. तो समझ में आया रियल एस्टेट बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसको करना चाहिए, और इट इज़ ऑल्सो नोबल कॉज, क्योंकि एक इंसान की ज़िंदगी में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी हमें मिल रही है, कपड़ा हम पहन रहे हैं, लेकिन मकान भी हर इंसान को चाहिए, मतलब बिना छत के हर इंसान अधूरा है। तो मैंने कहा एक नोबल कॉज भी होगा, हम किसी को मकान दे पाएंगे और अच्छा काम भी कर पाएंगे और लाइफ में ग्रो भी करेंगे। एवरी पर्सन वांट्स टू ग्रो इन हिज लाइफ। तो मैं सेल्स में अच्छा था, आई हैव ऑलवेज बीन वेरी गुड इन सेल्स, पैशनेट बहुत ज़्यादा। जब 1 साल में एजुकेशन इंडस्ट्री में थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ गया, विल डू समथिंग ग्रेट। सो हमने अपने फैमिली के अंदर डिस्कस किया, देन वी स्टार्टेड इवैल्यूएटिंग कि क्या करना चाहिए। तो लगा अगर आज की डेट में हम एक ऐसी मार्केट में जाते हैं, बिकॉज नोबडी न्यू अस, कोई नहीं जानता था कि खुशहाल चोपड़ा कोई रियल एस्टेट में के बारे में कुछ प्रॉपर्टी लेके आने वाला, कर मुझसे लोग खरीदने लग जाएंगे। नोबडी वुड हैव प्रेफर टू बाय फ्रॉम मी और नोबडी वुड हैव ट्रस्टेड मी। तो मुझे लगा क्या करना चाहिए। हमने सोचा कि ऐसी मार्केट्स को पकड़ते हैं जहाँ पे विजनरी मार्केट्स हो, जो प्राइमरी मार्केट हो। रियल एस्टेट में बेसिकली 2 मार्केट्स होती हैं, एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो है जैसे आज से 25 साल पहले का गुड़गांव, जब यहाँ पे सिर्फ खेत थे, लोग अपनी प्रॉपर्टीज बेच रहे थे, एयरपोर्ट आ रहा था, चीज़ें आ रही थी, साइबर सिटी आ रही थी, एंड पीपल आज के उस टाइम पे जो प्रॉपर्टी की वैल्यू जो आज है, अप्रिशिएटेड वैल्यू, जो सैचुरेटेड वैल्यू, पहले नहीं थी। तो हमें सबसे पहला कहा कि हमें रिसर्च करनी है, टू रिसर्च फॉर दैट प्लेसेस जो, और ऑब्वियसली मेरा घर दिल्ली एनसीआर था, तो दिल्ली एनसीआर के पास ऐसी कौन सी लोकेशन है जिसको मैं ट्रैक कर सकता हूँ, जिसमें हम काम कर सकते हैं, जहाँ पे हमें आने वाले टाइम में मैसिव ग्रोथ एंटिसिपेट करनी है। रिस्क देखिए, किसी भी इन्वेस्टर को, किसी भी इंसान को प्रॉपर्टी पिच करने से पहले, उसका रिस्क होने से पहले आपका रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि पहले वो प्रॉपर्टी आप बाय करते हो, तभी आप किसी और को बेच सकते हो। अगर उस प्रॉपर्टी में वायबिलिटी नहीं है, उस जगह में वायबिलिटी नहीं है, उस जगह में फ्यूचर नहीं है, यू कैन नॉट पिच इट टू एनीवन, नोबडी विल रिलाई ऑन यू। सो पहला कॉन्फिडेंस आपको देना है। तो हमने 1.5 साल रिसर्च किया, एंड तब इंडिया में स्मार्ट सिटी मॉडल बहुत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी वाज प्रमोटिंग द स्मार्ट सिटी मॉडल, दे आर कमिंग अप विद 100 स्मार्ट सिटीज इन इंडिया। तो मैंने कहा दिल्ली के पास जो सबसे पहली स्मार्ट सिटी है दैट वाज जयपुर, और जयपुर के अंदर पूरा पीपीसी मॉडल के अंदर स्मार्ट सिटी डेवलप हो रही थी। मैन्युफैक्चरिंग हब्स लग रहे थे, इंडस्ट्रियल जोन्स बन रहे थे, रिको इंडस्ट्रियल जोन्स बन रहे थे, आपने महिंद्रा वर्ल्ड सिटी का नाम सुना हो तो वो भी बन रहा था। तो मैंने कहा ये लोकेशन है, यहाँ पे फ्यूचर है। फिर मैंने वहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइजेज एंटिसिपेट करने की कोशिश की, क्या प्रॉपर्टी प्राइजेज है। तो हमें इनिशियल डील्स, हमने अब बहुत रिसर्च करके हमने पहली डील हमारी दिल पे हाथ रखा, हमने कहा चलो यार लेट्स गो करते हैं। तो लेट्स गो किया, काम किया, मार्केट में गए बेचने के लिए। तो मार्केट में बेचने के लिए आपका जितना, मतलब फॉर एग्जांपल 10 बाय 10 का ऑफिस होगा, इफ आई वुड से। हमने कहा स्टार्ट करते हैं। एक इंसान की शुरुआत हमेशा एक छोटे बिजनेस से होते हैं, बिकॉज जो भी हमने किया है वो आज खुद ही किया, मतलब देयर इज नो पेरेंटल प्रॉपर्टी या उन्होंने हमें गद्दी में बिठा दिया बेटा जाओ आज रियल एस्टेट बेचो। तो यही जो रिसर्च है, ये जो हमारी वर्किंग है, जो हमें घिसे हैं पिछले 14-15 साल, वही रीज़न है कि आज हम लोगों को अच्छी प्रॉपर्टी दे पा रहे हैं। तो बहुत प्रॉब्लम्स आई सर, ब्रॉडकास्ट में सब कुछ अच्छा बोलना कि सब बढ़िया है, नहीं होता ऐसा, मैं तो मान ही नहीं सकता। मैं तो क्वेश्चन ही ऐसे पूछता हूँ कि आपने ऐसा तो नहीं कि सब कुछ आपको मिल गया होगा, आपने कर लिया होगा, रातों की नींद होती है, आप पूरा 24 घंटे काम करते हो, फिर जाके कुछ बनता है, फिर बिगड़ता है, फिर बनता है, फिर बिगड़ता है, और ये तो लाइफ लॉन्ग का गेम है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। जैसे आपने सुना होगा ना, एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर है कर्नाटक के, सीजे रॉय। तो अभी उनकी स्टोरी तो आपने सुनी होगी बकायदा, इतना बड़ा बनाया, सब कुछ बनाया, चलो ठीक है, कुछ भी, अब किसी को बैक स्टोरी नहीं पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट स्टिल आदमी स्ट्रगल करता है, अप डाउन करता है, चीज़ें करता रहता है। सब माइकल फेल्प्स ने ना 8 गोल्ड मेडल जीते स्विमिंग में। तो उसके बाद बाहर आया ना, तो एक रिपोर्टर ने पूछा सर मस्ट बी योर लकी डे। वो चिढ़ गया, मैं तो लकी डे, कह रहा पिछले 4 सालों में मैं बिना किसी संडे के 8 घंटे पानी में रहा हूँ। अगर आप रोज 2 घंटे पानी में रहोगे आपकी बॉडी गल जाएगी।
तो इट्स नॉट अ लकी डे। आप अपना लक अपने हार्ड वर्क से बनाते हो, आप अपना लक अपने पैशन से बनाते हो, जिसके लिए यू गिव योर हार्ट आउट। तो आज हमने जो रियल एस्टेट में आज बनाया ना अभिषेक जी, वो सिर्फ अपने हार्ड वर्क से बनाया। इट्स आर इंटेग्रिटी, इट्स आर ऑनेस्टी, नॉट बाय सेइंग जस्ट बिकॉज आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू यू। हमारी इंटेग्रिटी, हमारी ऑनेस्टी हमारी हमारे हमारे काम में दिखती है। आज की डेट में यू गो टू आवर वेबसाइट और यू इवन गो टू एनी पोर्टल्स लाइक गूगल रिव्यूज एंड ऑल, यू सी थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स रिव्यूइंग फॉर अस, करेक्ट। एंड वी हैव अ 4.9 स्टार रेटिंग एंड विद मतलब थाउजेंड्स किन ऑफ लोगों के लिए बनाया सर आपने? मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग है, मतलब एएम रियलिटी सॉल्यूशन अफोर्डेबल हाउसिंग है, अमीरों लोगों के लिए है या फिर लग्जरी प्रोजेक्ट है, किन के लिए है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर आपने। हमने ना सबसे पहला, जैसे मैंने आपको बताया, टारगेट किया प्राइमरी मार्केट को। प्राइमरी मार्केट में टिकट साइज क्या होता है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। मतलब एक इंसान जो 20,000 रुपये महीना भी कमाता था वो भी इन्वेस्ट कर सकता था। तो हम 20,000, 30,000 वाला भी इन्वेस्ट कर सकता था, क्योंकि वो 2 या 3 या 4 लाख रुपए भी किस्तों में देने थे। अब वो 3 या 4 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आज की टाइम पे 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 15 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। अगर आप ध्यान से देखो तो किसी इंसान ने कमाया सिर्फ 18 लाख, लेकिन आप ध्यान से सोचो तो उसकी जो रिटर्न हुआ वो ऑलमोस्ट 900% या 1000% हो गया। फॉर एग्जांपल, आप नोएडा में कोई गुड़गांव में कोई प्रॉपर्टी लेते हो 50 लाख रुपए की, वो 5 साल में 55 की हो गई, तो आपका रिटर्न सिर्फ 10% है, भले आपने 5 लाख कमाया है। बट यहाँ पे आपने जब 2 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को आप 20 लाख में बेचते हो या 15 लाख में बेचते हो, तो आपका रिटर्न इज 1000%। डिपेंड्स अपॉन द इन्वेस्टमेंट विच यू हैव डन फॉर द प्रॉपर्टी। पर आप इन्वेस्टमेंट के लिए घर दे रहे हो या फिर रहने के लिए घर दे रहे हो? दोनों के लिए दे रहे हो? प्राइमरी मार्केट में हमेशा इन्वेस्टमेंट होती है। ऑनली इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे गुड़गांव में 25-30 साल पहले कोई नहीं रहता था, जो गांव वाले थे वही रहते। धीरे धीरे पॉपुलेशन आई, और पॉपुलेशन आने का एक रीजन होता है। जैसे जहाँ पे हमने ये प्रॉपर्टी स्पॉट्स करी, वहाँ पे पूरा मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल जोन्स प्लान थे उस टाइम पे, और आज की डेट में वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल जोन्स बहुत कुछ आ गए और बहुत फुल फ्लेजेडली, दैट इज द रीजन व्हाई द प्रॉपर्टीज अप्रिशिएट। जहाँ भी रोजगार आता है वहाँ पे रिहाइश आती है। रोजगार आएगा तो लोगों को काम करेंगे तो उनको घर चाहिए होगा तो उनको जगह चाहिए होगी, वो प्लॉट देखेंगे। तो आपका 80% बिजनेस इन्वेस्टमेंट पे डिपेंडेंट है? 80% इन्वेस्टमेंट हमारा, जब हमने स्टार्ट किया था तब हमारा इन्वेस्टमेंट था, हम लोगों को छोटे टिकट साइज की इन्वेस्टमेंट कराते थे, उनके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कराते थे। परफेक्ट। हम समझाते थे, सर अगर आपके पास 1 करोड़ पड़ा है तो 1 करोड़ एक जगह पे मत लगाओ, 50 लाख लगा लो, बाकी 50 को डाइवर्सिफाई करो, जैसे आप स्टॉक मार्केट में डाइवर्सिफाई करते हो। डाइवर्सिफाई करने से बाई चांस कोई मार्केट्स डाउन भी चली गई तो दूसरी मार्केट आपको उसको कवर अप भी कर देगी और आपको हो सकता है मल्टीपल रिटर्न्स भी दे जाए। तो यहाँ से हमारी रियल एस्टेट की शुरुआत हुई। आज की डेट में क्या स्थिति है? मतलब आज की डेट में मैंने सुना है 15-16 प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट करे हैं। आज की डेट में तकरीबन 25,000 से ज़्यादा क्लाइंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमने राजस्थान के अंदर कम से कम 10 से 12 प्रोजेक्ट डिलीवर किए। आज की डेट में हम सबसे व्हाट यू से एक वेरी वॉलेटाइल मार्केट, वेरी आपने उत्तराखंड के बारे में यू नो मस्ट बी, तो उत्तराखंड में आपको, अगर आपने देखा हो तो कोई बहुत बड़े डेवलपर नहीं देखा होगा, आपने बड़े नाम्स नहीं देखे होंगे। आपको देखे होंगे तो छोटे छोटे डेवलपर्स वहाँ काम कर रहे हैं, और जो मेजरली काम कर रहे हैं उत्तराखंड में वो लैंड्स में या तो इंडिविजुअल घर मिलेगा आपको, कोई इंटीग्रेटेड टाउनशिप का कंसेप्ट आपको बहुत कम मिला होगा। इसलिए कोई रेरा प्रूफ प्रोजेक्ट नहीं देखेंगे, या कुछ ऐसा नहीं देखेंगे, या कोई वैसी नॉर्मल प्लॉटिंग हो रही है तो अलग चीज़ है। हमने ऐसी उस एरिया से निकल के अभिषेक जी, हमने ऐसी जगह को एंटिसिपेट किया जहाँ पे हम वो प्रॉपर्टीज लोगों को दे सकें जो वहाँ पे रेडिली अवेलेबल नहीं है, राइट? समथिंग एक्सक्लूसिव, समथिंग विच इज नॉट एवरीवन इज सेलिंग। इफ एवरीवन इज नॉट सेलिंग, सो आप सबसे बड़ी प्रेफरेंस बन जाते हो, और आप एक सबसे बड़ा ऑप्शन बन जाते हो फॉर एनी इन्वेस्टर। बिकॉज आज की डेट में आफ्टर कोविड लोगों को घर की कीमत समझ में आ गई है। जिसका एक है 2 BHK था, वो 3, आज की डेट में देखो आप नोएडा, गुड़गांव 2 BHK बन ही नहीं रहे। आप 90% डेवलपर्स देखो वो सिर्फ 3 BHK और लग्जरी प्रॉपर्टीज की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि लोगों के पास पैसा है। पहले लोग कोविड से पहले पैसा दबाते थे घर के अंदर, अब वो पैसा निकालते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनको अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। उनको लोगों को समझ में आ गया कि जीना इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। तो उत्तराखंड में आपने ऐसा क्या आइडेंटिफाई कर लिया कि आप सक्सेसफुल हो गए, दूसरे लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए? सर हमने एक मसूरी और देहरादून के बीच में हमारा मेन हाईवे के ऊपर एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप प्लान करी है सर, एंड वी आर द ओनली डेवलपर्स हु आर कमिंग अप विद रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट देयर। पिछले 25 किलोमीटर के रेडियस में ऐसा कोई डेवलपर नहीं है, एंड इट विल बी द ओनली रेरा अप्रूव्ड इंटीग्रेटेड टाउनशिप ऑफ 33 exclusive villas. We are even in talks with brands like Taj and many, I cannot name them,
who are ready to take the property, entire property with them, and can give a passive income to all the investors. So ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ. उत्तराखंड में आप ज़मीन नहीं खरीद सकते हो. हाँ राइट. उत्तराखंड में आपको उत्तराखंड का डोमिसाइल चाहिए, वो भी गलत है. आप डोमिसाइल भी हो उत्तराखंड का, उससे भी फर्क नहीं पड़ता. अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले हो और आपके फादर या उनकी फादर, उनके पास 2003 से पहले की ज़मीन उनके नाम पे रजिस्टर्ड है, तभी आप उत्तराखंड में ज़मीन खरीद सकते हो. अच्छा. तब तक आप ज़मीन नहीं खरीद सकते, और अगर खरीद सकते हो सिर्फ 250 मीटर खरीद सकते हो. चलो ये तो हो गया इंडिविजुअल. अब कंपनी कैसे खरीदेगी? सही. हाँ. इंडिविजुअल नहीं खरीद सकते, तो हमने कैसे खरीद ली? तो यही उत्तराखंड का रूल है कि आपको पहले 2003 से पहले की कंपनी चाहिए जिसने उत्तराखंड में लैंड पहले से खरीदी हो. जो इंडिविजुअल पे लॉ है वही कंपनी पे लॉ है, एंड इट शुड बी अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. तो पहले इस प्रोजेक्ट को करने के लिए जितने की हमने लैंड ली, अप्रॉक्सीमेटली उससे कुछ अमाउंट कम या वैसे कि हमने सिर्फ कंपनी बाय करी टू बिल्ड दैट प्रोजेक्ट. 90% उत्तराखंड में आपको प्रोजेक्ट ऐसे दिखेंगे जो इंडिविजुअल बायर्स के नाम से बिक रहे हैं. जैसे आपका डोमिसाइल उत्तराखंड का है, तो मैंने आपके नाम पे ज़मीन ले ली, आपसे पर्सनल एग्रीमेंट्स कर लिए, और जब आप रजिस्ट्री कराने जाते हो तो आप कराने जाते हो, तब भी बायर के पास जो ज़मीन खरीद रहा है उसके पास एक रिस्क है, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल को पैसा दे रहा है. करेक्ट. वो इंडिविजुअल कल कुछ भी खो सकता है, मतलब एनीथिंग बैड कैन हैपन. सो इट इज़ ऑलवेज अ रिस्क. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू बाय दैट प्रॉपर्टी वी टुक अ कंपनी. अब उत्तराखंड के अगर आप लैंड यूज़ चेंज कराते हो, जैसे पूरे हिंदुस्तान में कभी भी आप लैंड यूज़ चेंज कराते हो, तो एक होती है एग्रीकल्चर लैंड. एग्रीकल्चर लैंड कन्वर्ट होती है रेजिडेंशियल लैंड में, उसको बोलते हैं लैंड कन्वर्जन. तो एक लैंड कन्वर्जन की फीस होती है जो MDDA लेती है. तो लैंड कन्वर्जन की फीस क्या होती है? जो भी आपका सर्कल रेट है, DLC रेट है, उसका कुछ परसेंट, जैसे पूरे हिंदुस्तान में चलता है 10 से 15%. सिंपल. किसका? एग्रीकल्चर का DLC, क्योंकि आप एग्रीकल्चर से रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करा रहे हो. आपको हैरानी होगी उत्तराखंड का क्या लॉ है. उत्तराखंड का लॉ है कि जो पहली बात आपका जो कन्वर्जन रेट लगेगा वो रेजिडेंशियल का नहीं लगेगा, जो कन्वर्ट कर रहे हैं उसका लगेगा. और उसका 10 से 15% नहीं लगेगा, 100% लगेगा. मतलब जितना मार्केट वैल्यू है प्रॉपर्टी की, DLC रेट है, उतना ही आपकी कन्वर्जन फीस है. तो गवर्नमेंट हैज मेड इट वेरी 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 डिफिकल्ट फॉर ए डेवलपर टू बिल्ड अ प्रॉपर्टी, ताकि हमारे पास मिनिमम डेवलपमेंट हो, वो ग्रीनरी रहे. उत्तराखंड गवर्नमेंट इज थिंकिंग एट द राइट ट्रैक, एवरीथिंग, बिकॉज एवरी टॉम डिक एंड हैरी विल ऐड अप, एंड पूरा जो हमारी ग्रीनरी है जिसकी वजह से हम उत्तराखंड जाते हैं, पहाड़ है, दे विल ऑल डिस्ट्रॉय. करेक्ट. So it's an exclusive property which we have come up. The land use has been changed. The area is in the process, and we are developing 33 exclusive integrated villas. So that मैं आपको समझाना बताना क्या चाहता हूँ, और इस पॉडकास्ट के थ्रू क्या बताना चाहता हूँ कि that is the intensity, that is the intention of buying. और उस intention के लिए हमारी जो intensity है ना वो बहुत high है. But we are not leaving any stone unturned. Where it comes to legality, where it comes to give a customer peace of mind, satisfaction. और एक ऐसी चीज़, फॉर एग्जांपल आज आपके पास, अभिषेक जी मजाक नहीं, अगर आपके पास उत्तराखंड में मेन हाईवे पे मसूरी में एक लग्जरी विला इंटीग्रेटेड टाउनशिप में, वैल्यू है ना सर? हाँ बिल्कुल है. मजा आएगा ना, पीस ऑफ माइंड. कितने का है? तो कितने पैसे दे रहे हैं आप, ये बताओ, वो विला बाय करने के लिए? सर अभी जो हमारी इनिशियल कॉस्टिंग है, टू बी ऑनेस्ट, हमने, जैसे मैंने आपको बताया, अभी रेरा एक्सपेक्टेड है, तो हमने मार्केट में उसकी सेल ऑन ही नहीं करी है. मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि हम उस लाइन पे काम कर रहे हैं. जैसे ही रेरा आएगा तो हम उसकी सेल स्टार्ट करेंगे. तो एक विला विल टेंटेटिवली कॉस्ट अराउंड 7 to 8 CR. अब इसकी कैलकुलेशन बहुत मजेदार है, अगर आप चाहो तो मैं आपको बिल्कुल बता बताओ सकता हूँ. ना. अब 7 से 8 करोड़ का विला है उत्तराखंड में, जहाँ पे आप मसूरी में हो. आज की डेट में 12 महीने का सीजन है. राइट. सिर्फ जिस दिन बच्चों के एग्जाम्स होते हैं मार्च में, उस दिन आपको थोड़ा डाउन लगेगा, या दिसंबर के आसपास कभी जो एग्जाम्स पीरियड होता है आपको तब डाउन दिखेगा, अदरवाइज फुल ऑन है. अभी जहाँ पे हमारी साइट है, इट्स मसूरी धनौल्टी हाईवे, अभी जनवरी में स्नोफॉल हुई है, अपनी साइड पे 1.5 फुट की स्नोफॉल थी. तो इट्स अ स्नो विला. मतलब आपके घर से अगर आप दिल्ली NCR में रहते हो, 5 घंटे की ड्राइव पे यू हैव अ प्रॉपर्टी वेयर यू कैन एंजॉय स्नो इन योर प्रॉपर्टी. आपको मनाली के 20 घंटे के जाम में जाने की जरूरत नहीं है, कि लोग जा रहे हैं मनाली या शिमला जा रहे हैं, फिर ढूंढ रहे हैं बर्फ़ कहाँ मिल जाएगी, सड़क के कोने में मिल जाएगी या कहाँ मिल जाएगी. सो यू कैन ओन दैट प्रॉपर्टी. दैट इज़ द लग्जरी विच वी आर ट्राइंग टू गिव. और इसके अलावा क्या कहते हैं, अब आप इसकी पैसिव इनकम देखो. आपने 7 से 8 करोड़ इन्वेस्ट किए, जब तक ये, फॉर एग्जाम्पल 7 से 8 करोड़ रुपये का आज आपने विला इन्वेस्ट किया, पैसा भी आपको 7 से 8 करोड़ अगले 3 सालों में देना है एज पर द कंस्ट्रक्शन. करेक्ट. आप बैंक लोन भी ले सकते हो, 100% फंडेबल प्रोजेक्ट है. तो आपने बैंक लोन लिया, 8 करोड़ 3 साल में दिए, जब तक आपका बन के खड़ा होगा, इस विला की कॉस्ट मिनिमम 12 से 15 करोड़ रुपये है. क्योंकि यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर भी एक इंडिविजुअल विला भी है,
वो 15 करोड़ से नीचे कुछ है ही नहीं। मतलब अगर आपको इंडिविजुअल विला सही है। की बात करेंगे तो मतलब एक अच्छा विला जिस मतलब द क्वालिटी विच वी आर ट्राइंग टू कम अप विद। अब इसमें पैसिव इनकम देखो सर, पहली बात तो 5-6 करोड़ रुपए का कैपिटल गेन, जो पैसा आपने एक साथ नहीं दिया, वो पैसा आप 3 सालों की किश्तों में अपने बैंक को दे रहे हो, शायद 20 सालों में दे रहे हो अगर आप बैंक लोन ले रहे हो तो। इस प्रॉपर्टी को 12 महीने का सीजन है, मैं साल के अगर सिर्फ 200 दिन ऑक्यूपाइड मान लो, 200 डेज, मतलब 165 दिन आप जाके रह रहे हो, 200 दिन आप उसको लीज आउट कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे देयर विल बी एन हॉस्पिटैलिटी पार्टनर, चाहे वो हॉलीडे इन हो, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, या कंपनी खुद उसको हॉस्पिटैलिटी कर रही है, मतलब दे गिविंग ऑल द सर्विसेज। एक एवरेज कॉस्ट पर नाइट अगर मैं डालूं तो इट विल बी बेयर मिनिमम 15 to 20,000 रुपीज, बेयर मिनिमम, बिकॉज इट्स अ डुप्लेक्स लग्जरी 3 BHK विला of approximately 250 स्क्वायर यार्ड्स विद अ प्राइवेट गार्डन। तो अगर आप इसको सोचोगे तो 20,000 रुपये, 20,000 में आपको वहाँ पे एक रूम मिलता है, मैं पूरे विला की लेस कम से कम कॉस्ट लगा के बात कर रहा हूँ, तो आप सोचो उसको 200 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या अमाउंट आ जाता है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली क्लोज टू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विल बी 40 lakhs। 20,000 इंटू 20,000 इंटू 200, 2 to 4, तो 4 0 लगा दो। हाँ सर, 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपए आपने सिर्फ एक साल की पैसिव इनकम है आपकी, उसमें आपने कुछ रेंटल्स भी दे दिए, कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट भी दे दी, तो 30 से 35 लाख रुपए आपकी सिर्फ पैसिव इनकम। आपने इन्वेस्ट कितना किया? 7 करोड़। 7 करोड़ भी आपने लोन लिया हुआ है। अब वो 7 करोड़ में 35 लाख रुपए आपकी पैसिव इनकम कितने % होगी सर? अच्छा खासा परसेंटेज होगा, ठीक। आप इट इज अप्रॉक्सीमेटली क्लोज टू बी 7 करोड़ का 10% 7 लाख, सो इट इज क्लोज टू बी अराउंड 70 लाख। तो it's around 5 to 6% is your minimum this passive income apart from the capital depreciation. बट जो 7-8 करोड़ रुपए लगा रहा है उसके पास तो ऑलरेडी पैसा होगा, वो क्यों चढ़ाएगा? वो जिसके पास पैसा है, मतलब आज की तारीख में बात करें इंडियन टैक्स पेयर सिस्टम, जितने भी टैक्स दे रहे हैं, तो कितने लोग हैं, वो तो डेटा दिखता है इनकम टैक्स पे कि भाई कितने लोग इतना टैक्स पे करते, सब कुछ करते, तो जो अगर 7 करोड़ रुपए लगा रहा है अगर एक नंबर में, तो वो तो नहीं चढ़ाएगा ना, वो तो लग्जरी के लिए ही लेगा उसकी। आपको हैरानी होगी सर सुन के, आप एक बार गूगल कीजिएगा, और जो आपके व्यूअर्स हैं वो भी गूगल कीजिए, हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी जो पैसिव मार्केट है, जिस पीपल आर अर्निंग पैसिव इनकम इज फ्रॉम लग्जरी मार्केट। गोवा के अंदर एक बहुत बड़ा डेवलपर है स्प्रावा नाम से या वायनाड नाम से, तो उनकी प्रॉपर्टी की कॉस्टिंग स्टार्टिंग होती है 12-15 करोड़ से 30-35 करोड़ तक जाता है अगर हम स्टेट्स की बात करते हैं तो। एंड द प्रॉपर्टीज अप्रॉक्सीमेटली 150 से 200 दिन ऑक्यूपाइड, बिकॉज एनी, चाहे वो HNI क्लाइंट भी हो, वो चाहता है कि, क्योंकि नोबडी इज गोइंग टू स्टे देयर फुल टाइम विद द प्रॉपर्टी, सो लोग जो प्रॉपर्टी बाय करते हैं उसका फर्स्ट रीजन ये क्या होता है कि आपको स्टेटस सिंबल है, आप अपनी प्रॉपर्टी को जाके एंजॉय कर रहे हो, एंड दे आर बाइंग विद द डेवलपर्स, दे आर गिविंग द एंटायर हॉस्पिटैलिटी टू देम, सो द प्रॉपर्टीज, ऐसा नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी में कोई भी जाके रह रहा है, वो दे चर्न, दे देखते हैं कि वो किसको प्रॉपर्टी दे रहे हैं, किसी बैचलर को नहीं दे रहे हैं, फैमिलीज को दे रहे हैं, एंड दोज प्रॉपर्टीज गेट लीज्ड आउट, और उस पर ऑक्यूपेंसी अगर आप गूगल करेंगे इट इज अप्रॉक्सीमेटली 70 to 75%, करेक्ट, 70 to 75% ऑफ अ ईयर, सो इट्स अ ह्यूज नंबर। सो इंडिया में सर जो रेंटल इनकम है ना सर, रेजिडेंशियल में 2 से 2.5% है। सो अगर आपको इफ़ यू गेट एनीथिंग अबव दैट 5-6-7% आपको पैसे इनकम मिल रही है, एंड 165 डेज आपके खुद के हैं प्रॉपर्टी के अंदर, एंड कैपिटल अप्रिसिएशन मिल रहा है, एंड स्टेटस सिंबल मिल रहा है, सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू गिव इट टू आवर क्लाइंट्स। अच्छा, आपका पूरा इकोसिस्टम आपके खुद के हाथ में, मतलब आप ब्रोकर्स के थ्रू काम नहीं करते हो, पूरा CRM ERP सब, सेल्स मार्केटिंग ऑपरेशन सब आपके हाथ में है? सर मैं आपको बताऊँ क्या होता क्या है, हमारी कंपनी के अंदर ना, आपको बहुत सुन के हैरानी होगी, हमारे पास जितना भी सेल्स स्टाफ है, आप बैंकिंग की बात करो, रियल एस्टेट की बात करो, आपको अट्रिशन रेट बहुत हाई मिलेगा। हर सेल्स इंडस्ट्री के अंदर अट्रिशन रेट हाई होता है, लोग आते हैं टेस्ट करते हैं कि मैं कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, प्रेशर आता है सेल का, क्योंकि सैलरी देनी है, इंसेंटिव्स देने हैं, एनी कंपनी, टॉक अबाउट बिग टू स्मॉल डेवलपर, एनीवन, attrition rate is very high. Attrition rate in our company is not even less than 2 or 3%, more than 2 or 3%. मतलब आज की डेट में हमारी कंपनी में AM रियल्टी में वो एम्प्लॉयज़ हैं जब से कंपनी खुली थी, 13 साल, 12 साल, 10 साल, 8 साल, 7 साल, लोगों ने गाड़ियाँ, शादी, बच्चे सब इसी कंपनी में करे हैं। अब इसका मैं आपको बताना क्यों चाहता हूँ, इस कंपनी के अंदर ना हमने एक लीडरशिप मॉडल बनाया है। वी क्रिएट मोर लीडर्स इन दिस कंपनी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको सेल्स करने के लिए सेल्समैन नहीं चाहिए, आपको सेल्स करने के लिए विजनरी लोग चाहिए। मैंने एक बहुत अच्छा रतन टाटा जी के बारे में सुना था, जब वो ताज में उनका हमला, वो अटैक हुआ था,
आपका टेररिस्ट अटैक हुआ था, जो उनका जितना भी स्टाफ था ना, वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए जितने भी वो गेस्ट थे उनको बचा रहे थे, उनको अंदर लेके जा रहे थे। वो भी सब भाग सकते थे लेकिन वो नहीं भागे, उन्होंने जितने भी वहाँ पे गेस्ट थे सबको बचा रहे थे। अगर ये उनके अंदर वो जो इंस्पिरेशन थी वो कहाँ से आई? वो इंस्पिरेशन ऐसे ही कहते हैं, जब वो इंटरव्यू लेते थे ना लोगों को, वो ये नहीं देखते थे उनका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, वो देखते थे उनकी सोच क्या है, what kind of thought process they have. The thought process, if they have that you have to work for people, then they used to hire them for Taj. तो यही सेम लीडरशिप मॉडल्स हमने ट्राई किया है अभिषेक जी अपनी कंपनी के अंदर। हम अपनी कंपनी के अंदर लीडर्स डेवलप करने की कोशिश करते हैं, पीपल हु ओन्स दैट कंपनी में। आपने बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनीज के पॉडकास्ट भी किए होंगे, सुना भी होगा, देखा भी होगा, प्रॉपर्टी भी आप खुद भी इन्वेस्टर होंगे, आपको पता होगा कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, सीईओ, सीएफओ, एमडीज, वो सुपर कार्स में घूम रहे हैं, गाड़ियाँ घूम रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, बिकॉज दे अर्निंग मनी। जो एम्प्लॉयज़ के बारे में शायद आपने ज़्यादा सुना नहीं होगा कि एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं। टॉप लेवल तो आप देखते हो, उनके पॉडकास्ट भी करते हो, उनसे मिलते भी हो, सबसे एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं। आपको हमारी कंपनी में दिखेगा हर इंसान, उसकी अगले महीने कौन सी गाड़ी आने वाली है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कितना पैसा कमाने वाला है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमारी कंपनी का एक मॉडल है, दैट इज शेयरिंग ऑफ वेल्थ। वी शेयर वेल्थ विद आवर एम्प्लॉयज़। It is not just the company earns, the company will also earn, the employee will also earn and the customer will also earn. अगर तीनों का विन विन मॉडल होगा तो आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। एक लास्ट चीज़ मैं और बोलता हूँ, आपको ना सर, आपका ये आपकी द प्लेस विच वी आर डूइंग अ पॉडकास्ट राइट नाउ, आपको यहाँ पे एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन चाहिए। शायद आप ढूंढो, आपको इलेक्ट्रिशियन मिलेगा, अच्छा इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलेगा। आपको प्लम्बर चाहिए, आपको प्लम्बर मिलेगा, अच्छा प्लम्बर नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको एक लॉयर चाहिए तो लॉयर मिलेगा, अच्छा लॉयर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं ना उनकी स्कैरसिटी है, तो अच्छे लोग ऑलरेडी बहुत बिजी है। तो मैं अपने एम्प्लॉयज़ को, और हमारी कंपनी एक छोटा सा मॉडल है, कहते हैं कि लाइफ में यू बिकम अ कॉम्पिटिशन, डोंट बी अ पार्ट ऑफ कॉम्पिटिशन। 3 तरीके के एम्प्लॉयज़ होते हैं सर। एक जो जितना पैसा मिलता है उतना भी काम नहीं करते, वो कहते हैं एहसान कर रहे हैं कंपनी पे। दूसरे, जितना पैसा मिलता है उतना ही काम करता है, भाई जितना पैसा दे रहे हो उतना काम करेंगे। तीसरा, जितना पैसा मिलता है उससे कई गुना ज़्यादा काम करते हैं। आप ध्यान से सोचना, जो तीसरी कैटेगरी के लोग हैं ना, इनकी बहुत कमी है, और ये सब लोगों के लिए कंपटीशन है। तो हमारी कोशिश उन लोगों को हायर करने की। अब आपका क्वेश्चन कि हम चैनल पार्टनर से काम क्यों नहीं करते, सर मैं ना थोड़ा घुमा के बोल देता हूँ, ठीक है, समझ गया मैं। चैनल पार्टनर से काम क्यों नहीं करते, क्योंकि अब मेरी टीम मेरे टाइम को क्या समझा के आ रही है, क्या बता के आ रही है, वो मेरे हाथ में है। एक चैनल पार्टनर को जिसको मैंने एनरोल किया, वो मेरे क्लाइंट को क्या बता के आ रहा है, क्या नहीं बता के आ रहा है, वो मेरे हाथ में नहीं है। वो तो सेल प्रोसीड कर देगा, सेल प्रोसीड होकर मेरे सिस्टम में लग जाएगी और मैं उसको कमीशन दे दूंगा। कल क्लाइंट आके कंपनी में बोलेगा कि आपके चैनल पार्टनर ने ये बोला था और आपने डिलीवर नहीं किया। बट स्टिल इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज मतलब जो काम करती है, इतने सालों से रियल एस्टेट चल रहा है, बिना ब्रोकर के तो रियल एस्टेट चलता ही नहीं है। बिल्कुल सर, यही तो इकोसिस्टम को हमने चेंज करने की कोशिश करी है सर। इतनी वास्ट टीम बना रहा हूँ, आप कितने चैनल पार्टनर हायर करोगे? तो 50, 100, 200। अगर मेरी टीम में 2000 लोग हो तो मुझे चैनल पार्टनर की जरूरत क्या? बट ऐसा होता नहीं है ना सर। मतलब ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, कि मतलब अगर जैसे आज मैं भी सोच लूँ कि हम पॉडकास्ट करते हैं और सारी एडिटिंग वीडियो ये सब कुछ हम सब इन हाउस करेंगे, तो मैंने भी सोचा था ऐसा, मतलब ठीक है, वो विचारधारा की बात है यहाँ पे सिंपल सी, तो सब कुछ कर लेंगे, बट वो इतना कंट्रोल होता नहीं है, इतना काम होता नहीं है। जब आप लोगों को एम्पावर करते हो अलग तरीके से कि तू तेरा बिजनेस भी कर सकता है, तू तेरा भी कर सकता है, तो जब वो वास्ट फैलता है तो ज़्यादा फैलेगा ना। आपका कहना बिल्कुल ठीक है सर। अब जैसे रियल एस्टेट है, उसमें हमें लीगल है तो हमें उसको आउटसोर्स करना पड़ता है। हमारे पास कंस्ट्रक्शन है तो हमें आउटसोर्स करनी पड़ती है। वी कैन नॉट डू एवरीथिंग। जहाँ तक एट प्रेजेंट टिल डेट हमारी सेल्स है, क्योंकि सर हमने ना पिछले 13 सालों में 15 प्रोजेक्ट किए हैं, और ऐसा नहीं कि 13 सालों के अंदर 50 प्रोजेक्ट कर दिए हैं, लेकिन इस 15 प्रोजेक्ट के अंदर भी 2.5 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा हमने माल, 2.5 करोड़ स्क्वायर फीट से ज़्यादा हमने माल बेचा है, मतलब मार्केट के अंदर हमने लोगों को डिलीवरी दी है। तो आज तक हमें चैनल पार्टनर्स की जरूरत नहीं पड़ी, एंड वी आर कीप एक्सपैंडिंग, वी आर एक्सपैंडिंग। हाँ, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। आज क्योंकि बिकॉज वी आर कमिंग अप अ प्रोजेक्ट इन गोवा, मैं उसी की बात कर रहा था अभी, जिसमें तकरीबन 400 एकड़ का प्रोजेक्ट है सर। वहाँ पे नाउ आई फील द नीड ऑफ चैनल पार्टनर्स, क्योंकि वहाँ पे मेरी टीम विल नॉट बी सफिशिएंट इनफ, और हायर करना लोगों को इज़ नॉट दैट ईजी, राइट, कि मैं 400 एकड़ अकेला अपनी टीम से भेज दूँगा। नाउ आज आपका कहना बिल्कुल ठीक है, बट आज हमें ज़रूरत लग रही है कि नाउ
अब हमने अगर आप गूगल एप्पल प्ले स्टोर पे जाएंगे या गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको हमारी पार्टनर्स ऐप दिखेगी, ये हम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस तो कर ये चुके होता हैं। है, मतलब ये फाउंडर्स ड्रीम में आप आए हो तो छोटे सी एक बात शेयर कर देता हूँ। जितने भी फाउंडर्स से सोचते हैं कि हम सब काम खुद करेंगे, एक टाइम पीरियड तक बूटस्ट्रैप होता है, मतलब 3-4 साल 5 साल जितनी भी आपकी बैंडविड्थ होगी, उसके बाद आपको चीज़ें एक्सपेंड करने के लिए आपके बाउंड्री से बाहर निकलना ही पड़ेगा। इन्वेस्टर, मनी, पैसा, सब चीज़ लानी पड़ेगी, लोगों को जोड़ना ही पड़ेगा, तब जाके आप एक नए बबल में आ पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, आपको लगता है कि यार हम तो बूटस्ट्रैप है, कर लेंगे, हम तो ये हैं वो कर लेंगे, नहीं होता है वो सब चीज़ें। आपको एक्सटर्नल सपोर्ट आपको हमेशा लगेगा, तो उसके लिए आपको माइंड ओपन रखना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो वो उसमें फंस गए कि भाई हम तो यही करते हैं, हमारे पास तो यही है और हमने बहुत अच्छा काम किया, पर वो फंसे हुए हैं, उनको लग रहा है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट जब पॉडकास्ट में आते हैं और बात करते हैं और लोगों से बात करते हैं, लोग नहीं 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 यार, ये गलत ट्रैप हो गया। तो आपको अपने विंग्स खोलने पड़ेंगे। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। देखो, आई बिलीव इन टेकिंग द राइट स्टेप एट द राइट टाइम। आप सही समय पे सही स्टेप ले रहे हो तो इम्पोर्टेंट है। आज हमारा नीड ऑफ टाइम, मैंने आपकी बात को एक्नॉलेज करते ही बोला, आज नीड ऑफ टाइम, एंड तभी तो चैनल पार्टनर्स ऐप बनी है। ये स्टेप हम ऑलरेडी ले चुके हैं, लेकिन आपको उसमें चैनल पार्ट जो ऐप को अगर आप उसकी लॉन्च डेट देखोगे तो शायद 15 दिन पहले की है, 20 दिन पहले की है, 1 महीना पहले की होगी शायद। टाइम की बात है। टाइम टेकिंग द राइट स्टेप एट द राइट टाइम। और अगर ऑब्वियसली इफ यू हैव टू एक्सपैंड, इफ वी हैव टू बी द नेक्स्ट बिग डेवलपर, और क्योंकि अगर आप मैं आरएनएम की बात करूं जो हम गोवा में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसकी वर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली 2,500 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट है। सो वी आर नॉट लिविंग एनी स्टोन अनटच्ड। मतलब इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट वेलनेस टाउनशिप ऑफ गोवा। सो बेसिकली गोवा बॉर्डर पे पड़ती है, महाराष्ट्र बॉर्डर में। तो वी आर डूइंग एवरीथिंग व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि अब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है, आउटसोर्स करनी है, हम दिल्ली से तो भेजेंगे नहीं। सो वी आर हायरिंग एंटायर टीम, एवरीथिंग फ्रॉम गोवा टू डू ऑल दिस स्टफ। अच्छा, लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए वास्तव में रियल एस्टेट आज भी एक गुड ऑप्शन है, या फिर गोल्ड और सिल्वर में पैसा लगा दे तो बेटर है? सर मुझे एक बात बताओ, अगर आपका मतलब किसी का बेटा बड़ा हुआ और उसको बोलते हैं कि बेटा जाओ, उसने पैसा कमाया, उसने फर्स्ट सैलरी कमाई है, उसने कुछ वेल्थ क्रिएट करी, तो उसको हम गोल्ड खरीदने को बोलते हैं, पहले प्रॉपर्टी खरीदने को बोलते हैं? अभी तो माँ बाप तो यही बोलते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदो, प्रॉपर्टी खरीद लो, एक घर खरीद लो। तो मेरा सवाल, अच्छा दूसरी चीज़ मुझे ये बताइए आप कि आपको गोल्ड खरीदने के लिए लोन मिलता है? गोल्ड खरीदने के लिए लोन नहीं मिलेगा, लोन किसके लिए लेता है? प्रॉपर्टी के लिए। तो मेरे ख्याल से कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो भी आज की डेट में जो ट्रस्ट करती है वो रियल एस्टेट को प्रेफर करती है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। सो अगर आप देखेंगे, रियल गोल्ड इज समथिंग विच यू कैन सेव विद यू, और गोल्ड विल ऑलवेज इंक्रीज, उसमें नो डाउट। आज की डेट में अगर हम पिछले 50 साल का रिकॉर्ड देखें, गोल्ड हमेशा अप्रिशिएट हुआ है। बट यू लुक एट अ प्रॉपर्टी, अगर आज की डेट में मेरा 30 साल पहले घर था जो मैंने आज 5 लाख रुपए का खरीदा था, आज उसकी कीमत, आज की अगर मैं उसकी कीमत बताऊं तो 3, 3.5, 4 करोड़ रुपए है। तो उसकी कोई वैल्यूएशन आप नहीं कर सकते। मतलब आप उसको, गोल्ड को आप स्टिल माइन कर सकते हो, रियल एस्टेट या लैंड को आप माइन नहीं कर पाओगे। एक दिन वो खत्म हो गई तो गोल्ड हो सकता है किस दिन आपके पास कुछ इंटरनेशनल पॉलिसीज में इन एवरीथिंग यू फाइंड कि आज आप देखो हॉट न्यूज़ चल रही है गूगल पे कि ड्यू टू रशिया एंड यूएस अलाइनमेंट गोल्ड के प्राइसेस माइट गो डाउन। तो रियल एस्टेट में आप, रियल एस्टेट की अब सेम चीज़ है, रियल एस्टेट की 50 साल की हिस्ट्री देख लो आप। अच्छा चलो एक चीज़ और देखिए सर, हिंदुस्तान में कहीं भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया है, एनीवेयर, टॉक अबाउट एनीवेयर, उसके 5 से 10 साल में वहाँ के प्रॉपर्टी प्राइसेस 5 से 10 गुना बढ़े हैं। कहीं भी उठा लो आप, पूरे 100 साल का आप ग्राफ उठा के देख लो। तो ये जो हमारी द पर्टिकुलर गोवा व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट, ये आज की डेट में गोवा का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मोपा एयरपोर्ट, उसके पास 15 मिनट्स फ्रॉम दैट एयरपोर्ट इज ए प्रॉपर्टी है। गोवा का एयरपोर्ट पहले सर नेवल बेस्ड एयरपोर्ट था, जो डेबुलिन एयरपोर्ट था, वहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट लैंड नहीं करती थी, प्राइवेट जेट लैंड नहीं करते थे, प्राइवेट जेट्स चिप्पी एयरपोर्ट में लैंड करते थे। आज की डेट में इसका रेडियस 2.5 किलोमीटर का है। अभी 25 गेट एक्टिव हुए हैं, तकरीबन 95 गेट्स अप्रॉक्सीमेटली इस पूरे एयरपोर्ट के हैं। पिछले साल का स्टैट है 1 करोड़ लोग मोपा एयरपोर्ट पर लैंड हुआ है। 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ लोग टूरिज्म के लिए मोपा एयरपोर्ट पर लैंड हुए हैं। यू कैन सी द, जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ वर्थ दैट पर्टिकुलर प्लेस हैव इन कमिंग फ्यूचर। पहले क्या होता था, गोवा का जो ओरिजिन था ना सर, वो होता था, वो सेंटर पॉइंट होता था पंजिम। जैसे दिल्ली का सबसे पहले जो सेंटर पॉइंट क्या होता था, दरियागंज, राइट। अब वो घूम फिर के फिर आपका साउथ दिल्ली सीपी हो गया। तो आज की डेट में जो पहले इसका सेंटर पॉइंट होता था वो था पंजिम। अब वो सेंटर पॉइंट है शिफ्टेड टू नॉर्थ गोवा, बिकॉज
कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट हो रही, जितनी भी आप डेवलपमेंट देखोगे आज की डेट में, कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज देखोगे, गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद आपका 150 एकड़ के आसपास आपका साइबर सिटी बन रही है नेक्स्ट टू दिस मोपाई एयरपोर्ट। आपका बीसीसीआई का इंटरनेशनल स्टेडियम आ रहा है। आपके पास क्या कहते हैं, लोग कसिनो जाते हैं। गोवा इज एज अ चार्म फॉर कसिनोज। पहले वाटर कसिनोज होते थे, अब मोपा के पास दे आर कमिंग विद लैंड कसिनोज। 100 एकड़ की लैंड वहाँ पे इट्स लिस्टेड, आपको कवर्ड है पूरी, जो डेल्टिन रॉयल के नाम से अगर आप जानते हो, तो डेल्टिन रॉयल के नाम से 100 एकड़ लैंड कसिनो की इट्स जस्ट 10 मिनट्स और 15 मिनट्स डिस्टेंस फ्रॉम द प्रोजेक्ट व्हाट वी आर लॉन्चिंग इन गोवा। पिछले सर लैंड की बात कर रहे हैं तो पूरे दुनिया में 2 ही लॉर्ड है, एक तो लॉर्ड भगवान और दूसरा है लैंड लॉर्ड। नहीं सर, तो जिनके पास लैंड है वो लॉर्ड है। बिल्कुल सही कह। तो मतलब प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। अच्छा, दुबई के इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। दुबई में आजकल बोले दुबई में इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा प्रॉफिट होता है और इंडिया में इन्वेस्टमेंट करोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। क्या पर्सपेक्टिव है इसके पीछे? आप मुझे बताइए कि दुबई के पास बहुत सारी लैंड है, वो लैंड को एक्सपैंड कर सकता है आज की डेट में। पहले वो आपके JPL के पास आपके पास आया, फिर अब उन्होंने नया एयरपोर्ट बनाया। अब देयर इज अ बहुत रेगिस्तान है, वो टेम्प्रेरी आर्टिफिशियल बीचेस बना रहे हैं या आर्टिफिशियल लैंड्स बना रहे हैं और जिसके ऊपर वो कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं। दुबई हैज़ अ बॉडी पहले लैंड आइडेंटिफाई करती है, लैंड आइडेंटिफाई करके नॉर्मल डेवलपर्स को देती है लैंड डेवलप करने के लिए, प्रोजेक्ट्स डेवलप करने के लिए। आप जैसे इंडिया या गोवा की बात करें तो हिंदुस्तान के पास सिर्फ एक ही गोवा है और गोवा नहीं है, एक ही बीच है। ढंग से देखा जाए तो ओनली वन बीच, ओनली वन गोवा। और वहाँ पे भी लैंड को बाय करने के लिए देयर इज ओनली 25 to 30% ऑफ लैंड जो सिर्फ रेजिडेंशियल यूज़ के लिए यूज़ हो सकती है, उसके अलावा यूज़ ही नहीं हो सकती। जहाँ पे लैंड की स्कैर्सिटी है और जो आपके, जब आप हिंदुस्तान में रहते हो सर, तो हिंदुस्तान की ज़मीन से आपके इमोशंस भी जुड़े हुए हैं। जहाँ आप रहते हो, आप किसी बाहर जाके इन्वेस्टमेंट, दुबई इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन टू इन्वेस्ट, बट वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट वाई दुबई इज़ ग्रोइंग। दुबई के अंदर ना ही अपना मिनरल है, दुबई के अंदर 180 नेशनैलिटीज़ पैसा लेकर आ रही है। यूक्रेन वॉर हुआ, यूक्रेन रशिया वॉर हुआ, जितने भी बिलियनियर्स थे, मिलियनियर्स थे, दे पूल्ड इन देयर मनी इन दुबई। और इन सारी चीज़ों की वजह से दुबई हैज़ बीन ग्रोइंग। इट्स एब्सोल्युटली राइट। आज के में रसल खेमा ग्रो हुआ, अजवान में प्रॉपर्टी आई, अबू धाबी में आ गई, दुबई के अंदर आ गई। रसल खेमा में आपका ये सबसे बड़ा कसिनो आ रहा है। कसिनो एक बहुत बड़ा चार्म है, लेकिन लोगों को नहीं पता अभी दुबई में भी कसिनो आ रहा है। अभी रिसेंटली डिक्लेयर कर दिया कि अबू धाबी में भी कसिनो आ रहा है। करेक्ट। सो दे आर कैटरिंग एवरीथिंग फॉर विच द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द अक्रॉस वर्ल्ड इज कमिंग टू दुबई। बट मुझे एक बात बताइए सर, जो आज रशिया में या यूक्रेन में या ऐसी कंट्रीज में कल अमन चैन होगा तो लोग क्या अपने देश वापस नहीं जाना चाहेंगे? पीपल विल नॉट पुलिंग देयर मनी बैक। तो तब क्या होगा? आज की डेट में मार्केट, एक 1 BHK फ्लैट सर 4 से 5 करोड़ रुपए का है। 1 BHK फ्लैट। तो अगर हम इस मार्केट में सोचते हैं कि ये प्रॉपर्टी आने वाले 3 सालों में दिस प्रॉपर्टी विल अप्रिशिएट या आपको मैनिफोल्ड रिटर्न्स दे सकती है, इट इज़ एन इंडिविजुअल चॉइस। तो मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि बीइंग एन इंडियन, अगर आप इंडिया में रहते हो, आपको अपनी, अगर आपके पास पैसा है तो आप उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हो, लेकिन अपना 100% पैसा सिर्फ ऐसी मार्केट में लगाना जो मार्केट का आपको पता नहीं है, जहाँ पे आपकी सिटीजनशिप नहीं है। दुबई आपको सिटीजनशिप नहीं देता है, परमानेंट सिटीजनशिप नहीं, सिर्फ गोल्डन वीज़ा देता है, वो भी 10 साल के लिए। आप पैसा ले आओ, लेकिन पैसा निकालोगे कैसे? वो आपके पास कोई एग्जिट पॉइंट, आपके पास कोई एग्जिट प्लान नहीं है, ऐसा स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं है सर। एंट्री स्ट्रैटेजी है। आप देखो, आप कितनी भी न्यूज़ सुनते हो, कितनी भी आप पॉडकास्ट सुनते हो, कितने भी लोगों को सुनते हो, not to name anyone, everyone is giving an entry option, nobody is giving an exit option. How do you exit your money? और ऐसे बहुत सारे इंडियंस गए हैं जिन्होंने वहाँ बिजनेस सेटअप किए हैं, एंड बिजनेस सेटअप करने के बाद दे हैड सम प्रॉब्लम विद द गवर्नमेंट और उनके पूरे बिजनेस एक दिन के अंदर खत्म कर दिए गए हैं। आप इंडिया में तो आप मोदी जी को कुछ भी बोल सकते हैं, सड़क पे खड़े होकर, वहाँ पे नहीं बोल सकते हैं। वहाँ पे आप यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट एनीवन। आपने बोला, आप एक दिन के अंदर खत्म, फिनिश। तो आपकी जो आइडेंटिटी है वो आपकी कंट्री में है। आपकी आइडेंटिटी वहाँ है जहाँ आप रहते हो, जहाँ पे भगवान ने आपको पैदा किया है। भगवान ने आपको UAE में रखना होता तो वहीं पैदा करता ना। भगवान ने आपको हिंदुस्तान में पैदा किया है, आपको पैसा हिंदुस्तान से मिला है। अब आप जितने हिंदुस्तान के बिलियनियर्स सारा पैसा अगर UAE में लैंड कर देंगे तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? जस्ट थिंक ऑफ इट, उन लाइंस पे सोचो। और जब ये डायरेक्शंस आएंगी, जब ये ऐसे एक्शंस लेने स्टार्ट हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ED बहुत स्ट्रांग हो गया है,
जितने भी लोगों ने दुबई में इन्वेस्टमेंट करी थी, ईडी के नोटिस आने शुरू हो गए। आप बताइए कि आपने ये पैसा कहाँ से लेकर आए, क्यों लेकर आए, कितनी की प्रॉपर्टी बाई करी। आपने देखा होगा इसके बाद पिछले कुछ टाइम में थोड़ा सा लीन पीरियड आया था आफ्टर ईडी। सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये तो भी फर्स्ट स्टेप है। गोइंग फॉरवर्ड व्हेन थिंग्स विल, पैसा आप हिंदुस्तान से बाहर लेके जाओगे सर, तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी डाउन जाएगी। अल्टीमेटली यू नो व्हेन द इकोनॉमी गोज डाउन, द एंटायर इकोसिस्टम विल बी अफेक्टेड, एंड व्हेन द एंटायर इकोसिस्टम विल बी अफेक्टेड, यू एंड मी विल बी अफेक्टेड। सो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, ये चीज़ हमें सोचनी पड़ेगी। चलो सर, ये तो नया पर्सपेक्टिव दे दिया आपने फिर इस पॉडकास्ट का। कुछ आखिरी सवाल आपसे कि मतलब कोई अगर रियल एस्टेट में अपना करियर बनाना चाहता है तो क्या बना सकता है अभी स्टिल? आप उसको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल बना सकता है सर। रियल एस्टेट में करियर बनाना आपके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान जिसके पास दो सिनेरियो है सर, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा नहीं है। जिसके पास पैसा है वो किसी भी डेवलपर के साथ, किसी भी अपने नोन बंदे के साथ जो रियल एस्टेट में काम कर रहा है, शुड कम अप, कैन इन्वेस्ट इन अ प्रॉपर्टी। क्योंकि जब आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपका इंटेंशन ऑब्वियसली जुड़ जाएगा। कोई भी आपको नहीं रखेगा अपने साथ काम करने के लिए। आपके पास पैसा, आप किसी के साथ इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करके बी अ पार्ट ऑफ दैट फैमिली, बी अ पार्ट ऑफ दैट इकोसिस्टम एंड स्टार्ट वर्किंग विद देम। यू स्टार्ट गेटिंग एक्सपीरियंस, बिकॉज एक्सपीरियंस विल यील्ड यू एनीथिंग। और अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप स्टिल रियल एस्टेट का पार्ट बनना चाहते हो, ज्वाइन अ डेवलपर, ज्वाइन अ ब्रोकर। यू नो, डू नॉट कि मेरे को आज ही एक बिजनेस खोलना है, आज ही मुझे ओनर बनना है। यू कैन स्टार्ट विद, हर इंसान से पहली सीढ़ी चलता है, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ता है। जो इंसान छलांग लगाने की कोशिश करता है वो गिर जाता है। तो कोई भी इंसान जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, रियल एस्टेट का पार्ट, क्योंकि रियल एस्टेट आज की डेट में चाम है, सबके लिए चाम है। पता है, रियल एस्टेट का रियल एस्टेट इज एन इंडस्ट्री विच इज बूमिंग लाइक एनीथिंग, एंड इट हैज a real future in the for the country like India. So everyone want to be a part of it. तो किसी को वेल्थ बनानी हो वास्तव में अगर, तो क्या फॉर्मूला बताना चाहोगे रियल एस्टेट के थ्रू? सर, अगर किसी को वेल्थ, रियल एस्टेट इटसेल्फ इज अ वेल्थ। सो व्हाट आई वुड से कि आप एक सही प्रॉपर्टी चुनो, एक सही डेवलपर चुनो, एक सही इंसान चुनो जिसके थ्रू आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहो, या आप अपनी खुद की रिसर्च करो विच वुड हेल्प यू आइडेंटिफाई अ राइट प्रॉपर्टी एंड एट द राइट टाइम। आप किसी भी प्रॉपर्टी में किस टाइम पे एंटर करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस रियल एस्टेट से कितनी बड़ी वेल्थ बनाओगे। आप अकेले ही चले हो उस पूरे कारवे में या कोई किसी ने साथ दिया है? नहीं सर, मेरे साथ दिया, और यही बहुत अच्छी चीज़ है। मैं बहुत सारे लोगों को रियल एस्टेट में सुनता हूँ तो कहते हैं कि हमारे 4 पार्टनर थे, 3 पार्टनर थे, आज मैं अकेला काम कर रहा हूँ। मैं बहुत लोगों को सुना है, तो मोस्टली आज से चले भी 4 थे और आज तक 4 हैं, और पूरे प्यार मोहब्बत से काम करते हैं, शिद्दत से काम करते हैं। हर इंसान का रोल है। मेरा रोल सोइज इन मार्केटिंग है, जैसे पॉडकास्ट करने मैं आया हूँ आपके सामने। और जो बाकी 2 लोग हैं, वी आर ऑल वेल एजुकेटेड पीपल। आई एम एन MBA फ्रॉम IMT। जो दूसरे हैं दे आर मरीन इंजीनियर्स। उन्होंने दे सर्व्ड एज कैप्टन इन मर्चेंट नेवी फॉर मोर देन अ डेकेड। So they're all well educated people in this company. The entire management is well educated. और वही हम अपने टीम के अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं। हम सब लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आगे बढ़ो, हम आपके पीछे हैं। हम आपको अपॉर्चुनिटी से भर देंगे। we'll give you right product, और आपको you have to share that the same information what we are giving it to you have to share it with your clients. मतलब लोग साथ नहीं रहना चाहते, मतलब फिर भी आप लोग साथ है, वो भी बिजनेस के अंदर तो सबसे टफ चीज़ है। तो क्या मैसेज देना चाहोगे जो बहुत सारे लोग आपस में जुड़ के बिजनेस कर रहे हैं? सब पार्टनरशिप अगर आपको किसी के साथ करनी है तो ब्लाइंड ट्रस्ट के साथ होती है। एक सिंपल सा मैसेज, अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हो और आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप कभी भी, आज नहीं तो कल आपका बिजनेस खत्म होने वाला है। मतलब आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, आप लॉन्ग टर्म काम कभी भी साथ में नहीं कर सकते। मेरे पार्टनर, हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, बट वी आर वर्किंग टुगेदर फ्रॉम पास्ट 14 years बिकॉज वी डू ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन ईच अदर। हमें एक दूसरे पे विश्वास है, और 14 सालों से हमने एक दूसरे पे विश्वास बनाए रखा है। दूसरी चीज़, हम सारे अलाइंड हैं। कोई भी डिस्कशन होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी इशू होता है, तो हम बैठते हैं, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, क्योंकि डिस्कशन से हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपके अंदर ईगो इश्यूज हैं कि मैं क्यों पूछूं, मैं नहीं पूछूं, ये क्यों होगा, वो मेरा काम ये करेगा, मेरा उसका काम वो करेगा, देन यू कैन नॉट ग्रो। दैट्स अ सिंपल, ये घर का भी रूल है, बिजनेस का भी रूल है, हर जगह का रूल है। मतलब अलाइन मतलब ध्यान देने की बात है, मतलब आपने अपने रोल पे ध्यान देते हो, चीज़ों पे ध्यान देते हो। और किसी को प्रॉब्लम आती है, फॉर एग्जाम्पल मेरा रोल सेल्स करने का है और मेरी सेल्स डाउन है, तो मेरे पार्टनर मुझे क्वेश्चन करने लग जाए, भाई you are responsible for sale, why you are not doing it? Then I will come now, why because किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट उठा लो, एक तरफ सारे डेबिट्स होते हैं, एक तरफ क्रेडिट में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, बाय सेल्स, राइट? सो व्हेन आई एम टेकिंग केयर ऑफ सेल्स, सो इफ अगर कभी
बहुत ऊपर है तो कभी डाउन भी होगा, तो वी हैव टू सपोर्ट ईच अदर, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एक टाइम पर हर समय एक जैसी चीज़ नहीं नहीं रह रहती सकती और हमें साथ मिलके चलना है। अब वही चीज़ों पे कोई कंस्ट्रक्शन देख रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो इट्स ओके, वी आर टुगेदर, कोई बात नहीं, इसको ठीक कर लेंगे। मतलब वी हैव टू वर्क टुगेदर। अंडरस्टैंडिंग से बहुत खतरनाक, मतलब ये आप जो आप बात कर रहे हो, मतलब क्योंकि मैं इतने लोगों से बात की, इतने लोगों से मिलता हूँ, इतनी अंडरस्टैंडिंग होना अपने आप में एक बड़ी बात है। पर मतलब हर चीज़ पे ध्यान देना ज़रूरी है। उसके लिए चीज़ याद आती है मेरे को कि अगर आप किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दोगे ना, ध्यान देना बंद कर दोगे, तो उस चीज़ का अंत होना तय हो जाएगा। अब चाहे वो सेहत हो, चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो संगति हो, और चाहे वो रिश्ता ही क्यों ना हो, तो आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ पे। तो आज वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हम उस इंडस्ट्री का पार्ट है, दैट वी आर एबल टू गिव द राइट piece of advice in the right land for anyone's future, for anyone's not just the future, क्योंकि ये real estate is not just a future, it's a future wealth which will be there with you and for your generations as well. धरती पर आकर धरती का सबसे खूबसूरत निवेश खुद धरती है, और धरती को ना माँ बोलते हैं, और माँ हमेशा दे के जाती है, कभी कुछ लेती नहीं है। थैंक यू कुशल सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा Great लगा आपसे discussion. मिलके, और होपफुली मैंने आपको आपके सवालों के बिल्कुल सही सही जवाब तुम दिए। Thank you.